Hello JKSSB aspirants, I welcome you all to online platform of Engineers Career Point and Yourpedia। तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी हम जो है एक क्वेश्चन सीरीज़ चला रहे हैं YouTube के ऊपर, जिसमें मैंने सर्वे और इरिगेशन के टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज़ पर JKSSB सिविल पैटर्न जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो देखो। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है ये रहेगा आपका ओपन चैनल फ्लो के ऊपर। तो ओपन चैनल फ्लो एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसमें से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा। मैंने इस पूरे सेशन में फर्स्ट से लेके एंड तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। इवन दो जितने फॉर्मूले हैं कोशिश की है मैंने कि सारे फॉर्मूले जो है कवर करूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लो। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर एन ओपन चैनल फ्लो टू टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेक्शन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द चैनल बेड मस्ट, ये मस्ट होना चाहिए, मस्ट ऑलवेज स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अपस्ट्रीम डेप्थ मस्ट बी लार्जर देन डाउनस्ट्रीम डेप्थ, टोटल एनर्जी एट द अपस्ट्रीम मस्ट बी लार्जर देन द टोटल एनर्जी एट द डाउनस्ट्रीम, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो जरा। पहले एक सिंपल सी चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, OCF होता क्या है, ओपन चैनल फ्लो है क्या। अगर आप किसी चैनल को देखोगे ये इस तरीके का, अगर आपने रिवर देखा होगा तो इसी तरीके का क्रॉस सेक्शन रहता है रिवर का। ये ओपन चैनल है, ओपन टू एटमॉस्फेयर जो रहेगा उसे हम बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। अब अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे किसका एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा, तो यानी जो वाटर अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लो करता है, एक ये टाइप हो जाएगा ओपन चैनल का। यानी ओपन चैनल में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा सरफेस के ऊपर। दूसरा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक लेयर दिख रही है जिसमें ऊपर क्या है, ऊपर है ओवरलेइंग फ्लूइड और नीचे है आपका जो फ्लोइंग फ्लूइड है। तो फ्लोइंग फ्लूइड यहाँ पे जो है वो वाटर है, ओवरलेइंग फ्लूइड जो है वो आपका एयर है। तो जब दो बोल सकते हो आप क्या बोलते हैं, दो अलग अलग फ्लूइड जब आपस में कांटेक्ट में इस तरीके से आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सरफेस बन रहा है। इस सरफेस को बोलते हैं फ्री सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो दो इमिसिबल लिक्विड की वजह से जो है सरफेस बनता है, इसे बोलते हैं फ्री सरफेस। यानी ओपन चैनल में हमेशा क्या रहेगा, फ्री सरफेस रहेगा। दूसरा, अगर तुम यहाँ पे चैनल को देख रहे होंगे तो क्या ये फुल डेप्थ पे फ्लो कर रहा है। पाइप में हमेशा फुल डेप्थ फ्लो होता है। जब भी आप पाइप को देखोगे तो पाइप पे क्या होगा, हमेशा फुल डेप्थ पे वाटर फ्लो करेगा। लेकिन इन केस ऑफ OCF जो कि आपका एग्जाम्पल है सिवर लाइन, सिवर लाइन में भी हमेशा क्या होता है, पार्शियल फ्लो होता है। तो एक दूसरा पॉइंट इसमें हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा फ्लो होगा, पार्शियल फ्लो, पार्शियल फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको ओपन चैनल में वाटर फ्लो करवाना है तो हमेशा हाई हेड से यहाँ पे हेड डिफरेंस होना चाहिए। यानी एक पॉइंट ऊपर होना चाहिए, एक पॉइंट नीचे। तो इस वजह से जो भी आपका ये हेड डिफरेंस रहेगा, इसकी वजह से वाटर फ्लो करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ वेट, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये थीटा हो गया, सामने वाला हो जाएगा W sin थीटा। तो ये जो है फ्लो कॉजिंग फोर्स होता है जिसकी वजह से आगे की तरफ फ्लो होता है। तो यानी कि मतलब है हेड डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हेड डिफरेंस। ग्रेविटी फ्लो होना चाहिए। हेड डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी फ्लो होगा। ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो जो है ये हमेशा फ्लो करता है। तो अगर OCF को आपने डिफाइन करना है ओपन चैनल को, तुमने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, जैसे रोड साइड ड्रेनेज देखा होगा जो रोड के किनारे रहता है, नाली सी रहती है, या स्ट्रीम देखी होगी, रिवर देखी होगी, वो सारे के सारे एग्जाम्पल है ओपन चैनल के। कैनाल आपका ओपन चैनल फ्लो है। तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर फ्लो करेगा, फ्री सरफेस बनेगा, पार्शियल फ्लो होगा। हेड डिफरेंस की वजह से जो ग्रेविटी, जो हेड डिफरेंस की वजह से जो फ्लो होगा वो ग्रेविटी फ्लो होगा। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट होने चाहिए और ये सेम पॉइंट सिवर लाइन में भी होते हैं।
अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका फ्री सरफेस बन रहा है, ऊपर ओवरलेइंग फ्लूइड है, नीचे फ्लोइंग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, फ्री सरफेस बन रहा है। और हमेशा इसको भी हेड पे रखा जाता है। पंप बहुत ही कम होता है कि हम सीवेज को पंप करके आगे जो है भेजेंगे। मोस्ट ऑफ द रीजन में वो तब करते हैं जब कोई रीजन नीचे हो, कोई रीजन ऊपर हो, हमें उसे ऊपर पहुंचाना है, तब जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जनरली हम जो ले करते हैं सीवर लाइन को, वो एक स्लोप पे ही ले डाउन करते हैं ताकि हमेशा जो है ग्रेविटी फ्लो हो। तो सिविल लाइन भी आपका जो है एग्जांपल है ओपन चैनल फ्लो का। अब बात आती है यहाँ पे, अब जरा ध्यान से देखना। देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई, सर्वे जब हमने पढ़ा था, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये है आप लोगों का डेटम लाइन, और डेटम लाइन जनरली हम क्या लेते हैं, MSL। अब कोई चैनल है जो यहाँ से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमेशा क्या होना चाहिए भाई, हमेशा हेड डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ का जो हेड है इसे लिख रहा हूँ मैं Z1 से, जिसे हम बोलते हैं डेटम हेड, डेटम हेड, या फिर हम इसको पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं। तो ये जो Z है आपका, इसे बोलते हैं हम डेटम हेड, डेटम हेड। अब ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या फ्लो कर रहा होगा, वाटर। यहाँ पे डेप्थ है Y1, यहाँ पे डेप्थ है Y2, ठीक है। ये है हमारा वाटर हेड। तो W या Y हम जो बोल रहे हैं, ये हमारा वाटर हेड है, वाटर हेड, ठीक है। ओके, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना। चलो पहले मैं पूरी लाइन बना देता हूँ। अब वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के पास क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वेलोसिटी हेड भी होगा। क्या होगा, वेलोसिटी हेड। और वेलोसिटी हेड को हम किससे दिखाते हैं, v1²/2g, और यहाँ पे v2²/2g, ठीक है। तो ये जो है हमारा v²/2g, ये हमारा वेलोसिटी हेड है, या फिर काइनेटिक हेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये डेटम है इसको हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल हेड, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं पे भी जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो इस तरीके से आपको सारा कुछ दिखने वाला है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जो ये Z + Y + v1²/2g है, यही हमारा क्या है, यही हमारा टोटल हेड है यहाँ से यहाँ तक। अगर तुम देखोगे तो ये पूरा टोटल हेड है, ये पूरा का पूरा टोटल हेड है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ टोटल हेड या टोटल एनर्जी एट 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी या टोटल हेड एट 2। तो जब भी टोटल एनर्जी एट 1 ग्रेटर देन होगा टोटल एनर्जी एट 2, तो तभी आपका क्या होगा, ओपन चैनल फ्लो होगा, तभी ऐसा होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो पानी फिर फ्लो नहीं करने वाला ओपन चैनल में, कभी भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। इसकी वजह से जो आंसर है, टोटल एनर्जी एट अपस्ट्रीम एंड मस्ट बी लार्जर देन द टोटल एनर्जी एट डाउनस्ट्रीम एंड। तो ये अपस्ट्रीम एंड है, ये डाउनस्ट्रीम एंड है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम यहाँ पे पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो जो इसमें वाटर राइज होगा मेरे भाई, जो वाटर राइज इस पीजोमीटर में होगा, वो होगा सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। यानी, और जो पीजोमीटर के ऊपर जो, क्योंकि ये पीजोमीटर क्या है, ये हमको क्या बताता है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड। तुम्हें पता है ना, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है ρgh। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ρg, ये होता है P/ρg, या फिर लिख सकते हो प्रेशर अपॉन γ/W, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेशर हेड। तो जो भी पाइप के अंदर प्रेशर होता है उसको इन टर्म्स ऑफ हेड कैलकुलेट करने के लिए हम पीजोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे भी मैंने पीजोमीटर लगा दिया, तो जैसे मैं लगाऊंगा वाटर कितना राइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ पे भी जो पाइप का जो पानी है वो राइज करता है, वो PATM तक करता है। तो यहाँ पे PATM है, इसका मतलब है जो ये पीजोमीटर के टॉप वाले पॉइंट है, इनको अगर मैं किसी लाइन से जोड़ दूं तो इस लाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो इस केस में फ्री सरफेस आपको हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के साथ कोइंसाइड होता हुआ दिखाई देगा। तो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन केस ऑफ OCF, HGL ऑलवेज कोइंसाइड विद फ्री सरफेस। किसके साथ कोइंसाइड करेगा, फ्री सरफेस के साथ। तो ये एक पॉइंट हो गया।
तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें देख ली है, हर एक चीज़ मैं साथ के साथ बताते जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्राइंगुलर चैनल हैविंग साइड स्लोप 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल द फ्राउड नंबर f इज गिवन बाय। अब भाई पहले बात आती है कि फ्राउड नंबर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है फ्राउड नंबर, तो तुमने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। फ्राउड नंबर जो होता है आपका, फ्राउड नंबर जो आपका होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ओपन चैनल में जो डोमिनेटिंग फोर्स होता है वो ग्रेविटी फोर्स होता है, जो फ्लो कॉज होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फ्लो होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जितनी भी फ्लो की एनालिसिस है वो हम फ्राउड नंबर से करते हैं। दूसरा, पाइप फ्लो में क्या होता है, फ्लो आपका जो है वो इंटरनल लेयर के बीच में कितनी विस्कोसिटी है उसकी वजह से जो है फ्लो रहेगा। तो वहां पे हम सारी एनालिसिस किस बेसिस पे करते हैं, रिनॉल्ड नंबर पे। और रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज बता दी। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर आपको इनर्शियल फोर्स निकालना है, क्या होता है m इंटू ए, मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम इसको लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डायमेंशनलेस एनालिसिस में तुमने देखा होगा हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, लेंथ को L से दिखाते हैं और वॉल्यूम को L क्यूब से। तो उसी तरीके से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है वो डायमेंशनलेस एनालिसिस में पढ़ी होंगी, हम कुछ जो है नए नए पैरामीटर्स निकाल रहे हैं ताकि मैं डायमेंशनलेस एनालिसिस कर सकूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L t की पावर 2, मीटर या सेकंड को टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे अलग इसको करोगे तो ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक एल में इधर लेके चला गया। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा इनर्शियल फोर्स इन केस ऑफ जो ऊपर है यहाँ पे वैल्यू। और अगर मैं बात करूँ ग्रेविटी, तो ये क्या होता है m इंटू जी, एम मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, रो एल क्यूब और जी। अब यहाँ से आप फ्राउड नंबर का फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो। तो वैल्यू रख दो, रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल क्यूब जी। तो इसको रो से रो कटेगा, एल स्क्वायर से कट जाएगा, फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल जी। और इसको बाहर निकालोगे तो वी अंडर रूट एल जी। अब ये v क्या है, ये है वेलोसिटी, g है आपका 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l क्या है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है इन केस ऑफ ओपन चैनल, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, जो भी हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है ओपन चैनल के केस में, फॉर ओपन चैनल ये होता है हाइड्रोलिक डेप्थ के बराबर। किसके बराबर, हाइड्रोलिक डेप्थ के बराबर। और हाइड्रोलिक डेप्थ हमारा जनरली क्या होता है भाई, a/t। तो फॉर्मूला हमारा क्या था फ्राउड नंबर का, ये था हमारा फॉर्मूला v अंडर रूट GL था ना, बस L की जगह क्या रख दो, a/t रख दो, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, a/t। ये लो भाई, ये फ्राउड नंबर का फॉर्मूला है जो मैंने कैलकुलेट किया है। तो ये ध्यान रखना, ये रहेगा वेलोसिटी अपॉन जी a/t का अंडर रूट। अब मुझे सारे पैरामीटर्स पता है, अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ हर एक चीज़। अब यहाँ पे देखो, मुझे ट्रायंगुलर सेक्शन दे रखा है, मैं एरिया कैलकुलेट कर दूंगा, टॉप विड्थ कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ से फ्राउड नंबर कैलकुलेट कर लूंगा। तो जरा देखो कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका एक ट्रायंगुलर सेक्शन, तो ये है आपका ट्रायंगुलर सेक्शन जिसका साइड स्लोप क्लियरली इन्होंने कहा है कि साइड स्लोप इज 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल, राइट। अब यहाँ पे जो डेप्थ है हमारी वो है y, ठीक है, यहाँ पे जो डेप्थ है हमारी वो है y। तो यहाँ पे अगर ये 2 है आपका,
तो ऊपर कितना हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा आप कैलकुलेट करोगे 2 आएगा, यहाँ से थीटा निकालोगे तो सामने क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा हमारा 2 है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा भी टेन थीटा ही है, और ये एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऊपर का अपॉन वाई, तो जब भी आप एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा वाई, और टेन थीटा कितना है आपका 2, तो 2y, तो ये हो गया आपका 2y, राइट। ओके, ये निकल गया हमारा 2y। अब दूसरी चीज आती है क्या, अब इसमें एक और चीज है, टॉप विड्थ तो हमने निकाला, एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो टॉप विड्थ हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 2y + 2y हो जाएगा आपका 4y, राइट। अब करते हैं एरिया कैलकुलेट। एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4y, हाइट कितनी है y, ये कटेगा तो ये आएगा 2y², तो हमने एरिया भी कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें पुट करो भाई, तो हमें क्या निकालना है, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या था, v√g, a कितना है, मैं लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, a/t, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा, g, a कितना है 2y², नीचे कितना है 4y का √, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो इट विल कम आउट एज, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, FR = v√gy/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका D। देखो बिल्कुल वही आंसर है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये कभी मत भूलना फ्राउड नंबर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ OCF, ठीक है। v√g ब्रैकेट में a/t, ये सारे चैनल के लिए लग जाएगा, रेक्टेंगुलर के लिए लगाओ, रेक्टेंगुलर के लिए लग जाएगा, ट्राइंगुलर, ट्रेपीजॉइडल, बस एरिया टॉप विड्थ निकालो, पुट कर दो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। अब नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होता क्या है, देखो चैनल हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक होता है फॉर्मेशन, किस तरीके से बना है, तो एक होता है नेचुरल चैनल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल चैनल क्या होगा, नेचुरल चैनल वो चैनल है जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से बना होता है। नेचुरल फोर्सेस जैसे मान लो कभी कभी कोई पर्टिकुलर कोर्स में नदी बह रही है और वहाँ पे फ्लड आ जाए तो उसका कोर्स चेंज हो जाएगा। तो नेचुरल चैनल क्या होता है, जो फॉर्म होती है नेचुरल फोर्सेस की वजह से, उसे बोलते हैं नेचुरल चैनल। आर्टिफिशियल चैनल क्या है, जो मैन मेड चैनल है उनको हम आर्टिफिशियल चैनल बोलते हैं। और आर्टिफिशियल चैनल का हमेशा क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है, एक ही क्रॉस सेक्शन होगा। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल थ्रू आउट होगा, ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगुलर थ्रू आउट होगा, ट्रेपीजॉइडल है तो ट्रेपीजॉइडल थ्रू आउट होगा। अब एक और तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक की अगर मैं बात करूँ तो प्रिज्मेटिक पहले देख लेते हैं। देखो जो भी प्रिज्मेटिक चैनल होगा उसकी एक कोई डेफिनेट शेप होगी, या तो वो ट्राइंगुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा या फिर आपका सर्कुलर होगा या फिर ट्रेपीजॉइडल होगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखने वाला, इन पर्टिकुलर चैनल का एक शेप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिज्मेटिक चैनल के पास क्या होती है, शेप होती है। प्रिज्मेटिक चैनल के पास इट पजेस डेफिनेट शेप्स, ठीक है। दूसरा, आपका साइड स्लोप कांस्टेंट होगा, दोनों तरफ जो है साइड स्लोप भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। साइड स्लोप के साथ बेड स्लोप भी इसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जिसमें शेप, साइड स्लोप, बेड स्लोप कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, उनको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल। अब आता है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल फिर क्या होगा, अगर मैं बात करूं नॉन प्रिज्मेटिक चैनल की, तो जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जैसे जो हमारा नेचुरल रिवर है इस तरीके का। अब तुम यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे आपका बेड भी अलग है, साइड स्लोप भी अलग है, तो रिवर में कैसा फ्लो होता है, यूजुअली आपका क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में कभी भी यूनिफॉर्म फ्लो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है अनस्टेडी फ्लो इज नॉट पॉसिबल। अनस्टेडी फ्लो हो सकता है, होगा। यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉट पॉसिबल, यूनिफॉर्म फ्लो तो कभी नहीं होने वाला। द फ्लो इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। द फ्लो इज नॉट पॉसिबल, फ्लो तो पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक। नॉन प्रिज्मेटिक में क्यों, क्योंकि उसका जो शेप है वो एक डेफिनेट शेप नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, द प्रिज्मेटिक चैनल, जो प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं उसी में सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल है। यानी कि आपका कैनाल, यानी कि आपका रोड साइड ड्रेनेज,
जो ये पर्टिकुलर चैनल होते हैं जिनकी शेप एक फिक्स शेप होती है, वो सिर्फ कैरी कर सकते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहाँ पे नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है तो यूनिफॉर्म फ्लो विल नॉट बी पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आ गया क्वेश्चन, देखो, यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल एग्जिस्ट व्हेन द फ्लो इज स्टेडी एंड द चैनल इज, तुम्हें क्लियरली मैंने बोला था प्रिज्मेटिक, ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन प्रिज्मेटिक तो ये तो हो ही नहीं सकता, एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ। प्रिज्मेटिक एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट अलोंग द लेंथ, तो यहाँ पे भाई बिल्कुल सही बात बोल दी इसने, और डिफाइन करके कि यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा, एक ऐसे चैनल में होगा जिसका शेप कैसा हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो थ्रू आउट, बेड स्लोप कैसा हो, कांस्टेंट हो, साइड स्लोप कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, ये दिखेगी बिल्कुल यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जब हम कोई पर्टिकुलर स्पेस में देखेंगे, ये है आपका स्पेस, इसमें आपको डेप्थ, वेलोसिटी कहीं पे भी चेक कर लो इस स्पेस में, वो सेम रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना dv बाय dx 0, dy बाय dx 0, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, यानी चेंज नहीं है। यहाँ पे डेप्थ मान लो 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर है, तो चेंज अगर निकालोगे 2 - 2 0, तो सीधा क्या आ जाएगा 0, यानी ये कंडीशन है आपकी यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो व्हेन फ्लो पैरामीटर डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये क्या है आपका स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसी को थोड़ा और डिफाइन करूं, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, सपोज ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इसका मतलब है कि डेप्थ विल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वेलोसिटी भी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, सॉरी, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपका क्या, वेलोसिटी भी चेंज करेगा और डेप्थ भी चेंज करेगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहाँ पे हमको पूछा था यूनिफॉर्म फ्लो, और मैंने क्लियरली तुम्हें बोल दिया है सिर्फ प्रिज्मेटिक चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसमें आपका यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल होगा, नॉन प्रिज्मेटिक में कभी भी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं होने वाला। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है चेजिस फार्मूला v इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द सर्कुलर सिवर ऑफ डायमीटर d रनिंग फुल द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मीन रेडियस। अब हाइड्रोलिक मीन रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होना चाहिए था, करेक्ट, और हाइड्रोलिक रेडियस हम बोलते हैं, ये दोनों चीजें सेम होती हैं भाई, पहली चीज तो ये ध्यान दो। आपका हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जहां पे भी लिखा होगा हाइड्रोलिक डेप्थ नहीं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये दोनों ही हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, एरिया अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। अब मुझे क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर सिविर पाइप है, ये आपका सर्कुलर ऑफ डायमीटर डी हम मान लेते हैं, और उसमें क्या बोल रहे हैं, वाटर जो है वो फुल डेप्थ पे फ्लो कर रहा है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना हो तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, πd। तो जैसे आप हाइड्रोलिक रेडियस निकालोगे दैट विल बी π/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय πd। d से d गया, पाई से पाई गया, तो r इक्वल टू आ जाएगा d/4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, d/4। और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है, कभी कभार क्या कर देगा, वो बोलेगा कि डायमीटर है 100, बोलेगा हाइड्रोलिक रेडियस बताओ, तो सीधा क्या करना है, d/4 कर देना, 25 विल बी द आंसर। या फिर कभी रेडियस दे रखा हो, मान लो 300 दे रखा है रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, बोलेगा डायमीटर ऑफ पाइप बताओ इसी केस के लिए, तो क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता होगा। ये सिर्फ इतना पूछ रहा है, फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ, फ्राउड नंबर किसका रेशियो होता है भाई, तो हमने बिल्कुल क्लियरली देखा था किसका रेशियो होता है, इसका रेशियो किसका होता है, फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला जो फ्राउड नंबर का है दैट इज अंडर रूट इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये होता है। ठीक है, बस वो रेशियो पूछा है, इस वजह से ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। और तुम्हें याद होगा इसका फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें लिखाया था, v
अंडर रूट GA/T, ये ध्यान रखना हमेशा। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर फ्राउड नंबर इक्वल टू 1 है तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, और अगर फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो हम उसे बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है तुमसे कि इस कुछ डेटा दे देगा, बोलेगा बताओ फ्लो कैसा है, सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल, तो आपको वहाँ पे फ्राउड नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सुपर क्रिटिकल क्या है, जो बिल्कुल स्टीप स्लोप में फ्लो करेगा, और ये हमेशा कैसा होगा, बहुत तेज जो पानी फ्लो करता है वही, यानी सुपर बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो करेगा। सब क्रिटिकल क्या है, जो बिल्कुल कम स्लोप पे फ्लो करता है, जिसमें डेप्थ ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्चुअल डेप्थ है इन केस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बिल्कुल सुपर क्रिटिकल यानी बहुत ही तेज़ से पानी आपका बह रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, और जो बिल्कुल धीरे धीरे बहेगा उसे बोलेंगे सब क्रिटिकल। तो यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी, यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ जो है वो कम होगी। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसको ट्रैंक्विल फ्लो भी बोलते हैं, कई जगह पे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका सुपरसोनिक फ्लो टाइप का हो जाएगा कि बहुत ही तेज बह रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्राउड नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल द फ्लो बिकम टर्बुलेंट व्हेन द रेनॉल्ड नंबर बिकम। तो हमने पीछे देखा हुआ है भाई, रेनॉल्ड नंबर मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता भी है, अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, रो व्हील L अपॉन म्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर मैं रो को नीचे लेके आऊँ तो VL अपॉन न्यू, ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। म्यू आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है, न्यू आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर है, V वेलोसिटी है, L फिर से कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी पाइप फ्लो की बात करते हैं तो पाइप फ्लो में ज़्यादातर जो आपका फ्लो है वो अपोज किसकी वजह से होगा, विस्कोसिटी की वजह से। तो वहाँ पे विस्कस फोर्स प्रिडोमिनेंट है, तो सारी एनालिसिस रेनॉल्ड नंबर से की जाती है। पर क्या ओपन चैनल में विस्कोसिटी फ्लूइड के बीच में नहीं होगी? होगी, तो उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बात करें ओपन चैनल के केस में, तो इसमें लिमिट जो होती है 500 से 2000, 500 से कम लेमिनार, 500 से 2000 आपका ट्रांजिशन, उसके बाद जो है ऊपर रहेगा सारा का सारा वो टर्बुलेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने लिमिट लिखी हुई है दोनों के लिए, आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अगर जब भी हम बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो के केस में, अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल टू 500 है, द फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेयर्स में फ्लो करेगा, जो हर लेयर में, जैसे वाटर है आपका लेयर्स में फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो ये इसमें जो पर्टिकुलर लेयर में पार्टिकल होंगे वो सेटिस्फाइड है भाई, वो दूसरे लेयर में नहीं जाना चाहते, यानी यहाँ पे कोई भी पार्टिकल दूसरी लेयर में नहीं जाना चाहता, अपनी ही लेयर में फ्लो कर रहा है। यानी जब वाटर फ्लो लेमिनार्स में होगा तो उसे हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। लेमिनार फ्लो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपने फ्लूइड में पढ़ा हुआ है, लेमिनार फ्लो हमको जहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी, विस्कस फ्लो जो होता है वो लेमिनार होता है हमेशा, विस्कस फ्लो हमेशा लेमिनार होता है, और ये हमेशा लो वेलोसिटी पे अकर करेगा। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना कि लो वेलोसिटी पे, कम वेलोसिटी अगर जहाँ पे होगी आपको फ्लो लेमिनार दिखता हुआ दिखेगा। दूसरा आपका जो है हाईली विस्कस फ्लो, हाईली विस्कस फ्लो, हाईली विस्कस फ्लो लेमिनार होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ओपन चैनल के लिए 500 से कम लेमिनार, 500 से 2000 ट्रांजिशन, ग्रेटर देन 2000 जो है टर्बुलेंट। अब टर्बुलेंट में क्या होगा, वाटर बहुत तेजी से बह रहा है, वाटर तेजी से बह रहा है तो क्या होगा, जो ये पार्टिकल है ये इंटरमिक्सिंग करना स्टार्ट करेंगे, और जब ये एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर होगा भाई मेरे भाई। तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक लेयर से दूसरी लेयर। तो जब भी हाईली डिसऑर्गेनाइज फ्लो होता है जिसमें पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर जो दूसरे लेयर में एंटर कर जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका हाई वेलोसिटी पे होगा, हाई वेलोसिटी पे,
और हाईली डिसऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, ओके। अब पाइप फ्लो के लिए जो यही वैल्यू है, लेस देन 2000 लेमिनार है, 2000 से 4000 ट्रांजिशन है, ग्रेटर देन 4000 जो है आपका 2000 से 4000 ट्रांजिशन है, ग्रेटर देन 4000 आपका टर्बुलेंट है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, बोल रहा है M3 प्रोफाइल इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटी बिटवीन द वेरियस डेप्थ। अब यहाँ पे चीज आती है सबसे पहले कि माइल्ड स्लोप है क्या। क्या बोल रहा है, माइल्ड स्लोप है क्या, क्योंकि हमें माइल्ड स्लोप का ही पूछ रहा है। M को हम डिनोट करते हैं माइल्ड स्लोप के लिए। तो माइल्ड स्लोप मैंने थोड़ी देर पहले बोला था तुम्हें, जो बिल्कुल हल्का सा स्लोप होगा। अगर हल्का सा स्लोप है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुमको, ध्यान से देखना। माइल्ड स्लोप की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल लाइट स्लोप है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइल्ड स्लोप होगा, डेप्थ ज़्यादा होगी, तो जो नॉर्मल डेप्थ है वो कहीं आपकी ऊपर होगी। इस केस में नॉर्मल डेप्थ होती है ऊपर, क्रिटिकल डेप्थ होती है आपकी नीचे। ये क्रिटिकल डेप्थ है, ठीक है। अब नॉर्मल डेप्थ को मिलाने वाली लाइन को हम एनडीएल बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ वाली लाइन को हम क्रिटिकल डेप्थ को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ठीक है। अब एनडीएल से ऊपर जो रीजन होता है वो होता है 1, एनडीएल से सीडीएल के बीच में होता है रीजन 2, और सीडीएल से नीचे होता है रीजन 3। तो ये भी आपके ब्रेक इन ग्रेड पॉइंट है, क्लास में हमने कवर कर रखा है। अगर आपका एनडीएल से ऊपर रीजन है तो उसे 1 रीजन बोलेंगे, एनडीएल टू सीडीएल के बीच में रीजन 2, सीडीएल से बेड स्लोप के बीच में रीजन 3। अब ध्यान से देखो M3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एक्चुअल पानी की फ्लो जो हो रही होगी वो इस 3 रीजन में हो रहा होगा। तो Y यहाँ पे, तो देखो YN सबसे बड़ा है नॉर्मल डेप्थ, फिर YC बड़ा है और सबसे छोटा Y है। इसने Y नॉट लिखा हुआ है ना, चलो कोई नहीं, इसने YN को Y नॉट से डिनोट कर रखा है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसने जो डिनोट किया हुआ नॉर्मल डेप्थ को Y नॉट से डिनोट कर रखा है, तो देखो नॉर्मल डेप्थ सबसे ऊपर है, फिर क्रिटिकल डेप्थ है, फ्लो हमारा यहाँ पे हो रहा है, सबसे छोटी है। तो इस रीजन में M3 प्रोफाइल कब बनेगी, जब ये कंडीशन होगी। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा A, ठीक है, ओके। बाकी अगर तुम देखो तो हमारे कौन कौन से स्लोप होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हो माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, क्रिटिकल स्लोप, हॉरिजॉन्टल एंड एडवर्स। हॉरिजॉन्टल और एडवर्स इसलिए साथ में लिखा हुआ है क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो माइल्ड स्लोप में रीजन 1 रीजन 2 M1 M2 M3 प्रोफाइल बनेगी। कंडीशन क्या है, ये है कंडीशन, और जो हमारे पास था वो ये वाला था, YN ग्रेटर देन YC ग्रेटर देन Y। देखो Y जो है डायगनली चेंज कर रहा है। हमेशा इस केस में YN ग्रेटर देन YC, YN ग्रेटर देन YC, YN ग्रेटर देन YC रहने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन है माइल्ड स्लोप के लिए। स्टीप स्लोप के लिए, क्रिटिकल स्लोप के लिए लास्ट है हॉरिजॉन्टल एडवर्स। अब यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल 1 2 3 6 हो गए, 2 और 4 कितना हो गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ GVF प्रोफाइल जो होती है वो 12 होती है। इसको हमेशा ध्यान रखना, कई बार पूछता है कौन कौन सी है, M1 M2 M3, S1 S2 S3, C1 C3, H2 S3, A2 A3। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का भी बन सकता है, बोलेगा कि क्रिटिकल स्लोप में कौन सी प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो C2 एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो उसमें 1 H1 और A1 जो है एडवर्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ GVF प्रोफाइल विल बी 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक एनर्जी हेड एट अ सेक्शन ऑफ द चैनल इज। अब स्पेसिफिक एनर्जी होती क्या है, पहले हमको वो समझना है। तो तुम्हें मैंने पीछे बताया था, ये है आपका डेटम, इसमें थोड़ा जगह कम है, यहाँ नीचे बनाता हूँ। ये आपका डेटम है, डेटम यानी MSL। ये आपका बेड स्लोप है, राइट। इसके ऊपर फ्लो कर रहा है वाटर, और ये है आपका वेलोसिटी हेड। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था Z ये डेटम हेड है, राइट। ये आपका वाटर हेड है, और सबसे ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी हेड, करेक्ट। अगर मैं डेटम से ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं।
टोटल एनर्जी लाइन या सिर्फ एनर्जी लाइन? अगर मैं डेटम के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये टोटल एनर्जी लाइन है, हमेशा ध्यान रखना। यानी ये टोटल एनर्जी रहेगा Z1 प्लस वाई जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। लेकिन अगर किसी केस में मैं क्या करूं, मैं रेफरेंस जो है वो डेटम ना लेके चैनल बेड को ही ले लूं, तो मैंने क्या कर दिया, जब हम क्या करते हैं चैनल बेड को ही रेफरेंस मान लेते हैं तो उसके ऊपर जो एनर्जी होगी उसको बोला जाता है स्पेसिफिक एनर्जी। और स्पेसिफिक एनर्जी को ई से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। वाई क्या है, वाई है आपका वाटर डेप्थ, वी स्क्वायर बाई 2g क्या है, ये आपका वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी को काइनेटिक हेड भी हम बोलते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे देखो द सम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, सम ऑफ, यहाँ पे पोटेंशियल बोला हुआ है, देखो सम ऑफ पोटेंशियल हेड है ये विद रिस्पेक्ट टू डेटम। डेटम के रिस्पेक्ट में तो हम करते ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होएगा ही नहीं। काइनेटिक हेड एट द सेक्शन, डेप्थ ऑफ फ्लो एट द सेक्शन। लास्ट देखो डेप्थ ऑफ फ्लो एंड काइनेटिक हेड, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड काइनेटिक हेड आपका क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी होगी। अब ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट तुम्हें पूछा जाएगा, फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ द चैनल टू बी माइल्ड नॉर्मल डेप्थ शुड बी। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था भाई कि माइल्ड स्लोप अगर है तो क्या होने वाला है, तुम्हें बताया था ना। ये हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं तुम लोगों के लिए ताकि तुम इसको याद रख सको और इसको कभी भूलना मत। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, पहला है आपका माइल्ड स्लोप। जब भी माइल्ड स्लोप होगा तो माइल्ड स्लोप का मतलब हल्का स्लोप, नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा होगी। तो इस केस में नॉर्मल डेप्थ हमेशा क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होती है, और जब भी नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होती है इस टाइप के फ्लो को हम सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्लोप होता है आपका स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप बिल्कुल गहरा सा होगा, ऐसा स्लोप ज़्यादा होगा, वाटर बहुत तेज़ी से बहेगा, बहुत ही फास्ट फ्लो होगा। तो डेप्थ उस टाइम पे क्या होगी, तुमने देखा होगा जब चैनल स्लोप होता है तो छोटी डेप्थ पे पानी बहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाई एन विल बी स्मॉलर देन क्रिटिकल डेप्थ, और इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, राइट, ठीक है। अब एक थर्ड वन जो होता है वो क्रिटिकल फ्लो भी होता है, क्रिटिकल फ्लो। तो क्रिटिकल फ्लो वो है जिसमें नॉर्मल डेप्थ बराबर होगी क्रिटिकल डेप्थ के, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकल स्लोप पे। किस पे देखने को मिलेगा, क्रिटिकल स्लोप पे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके तीन, माइल्ड स्लोप, नॉर्मल डेप्थ ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ, सब क्रिटिकल फ्लो रहेगा। स्टीप स्लोप, नॉर्मल डेप्थ लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो रहेगा। और क्रिटिकल स्लोप में दोनों ही डेप्थ जो है बराबर होती है, तो उसे हम क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। और क्रिटिकल फ्लो के लिए आगे मैं बता देता हूँ पहले से ही, जब स्पेसिफिक एनर्जी कर्व आएगा तो इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्यू स्क्वायर जी इक्वल टू ए सी क्यूब बाई टी सी। ये आपकी कंडीशन है किसके लिए, क्रिटिकल फ्लो के लिए। अगर आपका क्रिटिकल फ्लो है तो ये इक्वेशन कई बार आपको पूछी जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए सी क्यूब बाई टी सी। ए सी क्यूब आपका एरिया का क्यूब है, एरिया ऑफ क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन जो भी होगा, ये उसी सेक्शन का टॉप विड्थ है, ये आपका डिस्चार्ज है, ये जी 9.81 होगा। तो एक ही चीज़ ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर जो होगा, हमने इसका आंसर नहीं लिखा, इसका आंसर मैं पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर अ स्लोप ऑफ द बॉटम चैनल टू बी माइल्ड, नॉर्मल डेप्थ हमेशा ग्रेटर होगी क्रिटिकल डेप्थ से, क्रिटिकल डेप्थ से बड़ी होगी आपकी नॉर्मल डेप्थ हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इज यूज इन ओपन चैनल टू डिनोट पेयर ऑफ। अब देखो ध्यान से सुनो इस चीज़ को, यहाँ पे बताता हूँ मैं, नीचे वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। क्या डिस्कस करना है ज़रा देखो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी का y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। और जनरली जो चैनल हम कंसिडर करते हैं वो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ही एनालिसिस होती है। तो ये हो जाएगा आपका डेप्थ, ये हो जाएगा विड्थ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करूँ तो ये बन जाएगा y प्लस क्यू स्क्वायर
क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g। ये आपका इक्वेशन इस तरीके की आपको दिखेगी। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक कर्व बनाना है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, हमेशा ध्यान रखना। तो एनर्जी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ E, और डेप्थ को मैं इधर डिनोट कर रहा हूँ Y। अगर मैं डेप्थ को यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दूं तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, जीरो। ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और पहली इक्वेशन जो तुम्हारे पास आ जाएगी, अगर आप y को इनफाइनाइट सिर्फ इसमें रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वाई हो जाएगा। E इक्वल टू वाई वाली लाइन जो तुम देखोगे वो कुछ ऐसे जाएगी, राइट। अब आगे आप क्या करो, इस डेप्थ को इनफाइनाइट से धीरे 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 कम करते रहो। तो ये नॉर्मल डेप्थ जो है यहाँ पे इनफाइनाइट पे जीरो होगा, जैसे कम करोगे इनफाइनाइट से कम होता 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 ऐसे आएगा, और ये कर्व आपका इस तरीके से बनेगा। क्यूबिकली वेरी कर रहा है। क्यूबिकली क्यों वेरी कर रहा है, अगर तुम इस इक्वेशन को यहाँ पे देखो तो जब आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे, रिजॉल्व करोगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जरा इसको देखना, मैं इसको रिजॉल्व करके बता रहा हूँ। इस इक्वेशन को देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। कैसे, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर, बाकी सारा कांस्टेंट है, ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा वाई क्यूब, ब्रैकेट में सारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो जो ये डेप्थ है वो क्यूबिकली वेरी करेगी हमेशा, तो ये ध्यान रखना क्यूबिकली वेरी करती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई एनर्जी लेता हूँ, ये है एनर्जी E1, तो एनर्जी E दो जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है। दूसरा एक ये चीज भी ध्यान रखना भाई, डिस्चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर कांस्टेंट डिस्चार्ज, फॉर गिवन कांस्टेंट डिस्चार्ज, ये कर्व ड्रॉ है। अगर डिस्चार्ज चेंज कर दोगे तो कर्व भी चेंज हो जाएगा, अलग अलग डिस्चार्ज के लिए अलग अलग कर्व बनेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये लाइन भी चली गई, चलो कोई नहीं, इसको मैच कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो Q जो है कांस्टेंट होगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, एनर्जी जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा डेप्थ एंड डिस्चार्ज दोनों का। तो हम डिस्चार्ज को कांस्टेंट करते हैं, एक चीज कांस्टेंट करेगी, तभी हम दो चीजों को चेक कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो अब ये फंक्शन है डेप्थ का, तो कैसा है, क्यूबिकली वेरी करेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, एक एनर्जी ली, इस एनर्जी पे किसी चैनल में एक एनर्जी है, तो तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे तो ये दो जगह पे कट कर रहा है, दो डेप्थ मिल रही है, y1 और y2, एक ही एनर्जी पे दो डेप्थ। तो ऐसा पॉसिबल है, अगर किसी चैनल में तुम जाओगे तो एक एनर्जी पे दो डेप्थ पॉसिबल होती हैं, और उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। तो क्वेश्चन वही पूछा हुआ था, टू डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी एट अ गिवन डिस्चार्ज इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव डेप्थ या अल्टरनेट डेप्थ, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, ध्यान से देखो, अगर तुम फ्लो देखोगे तो फ्लो सिर्फ इस कर्व के अलोंग पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एनर्जी कम करना चाहता हूं, एनर्जी जैसे जैसे मैं कम करूंगा, यहाँ देखो कम कर दी मैंने एनर्जी, तो दोनों अल्टरनेटिव डेप्थ का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। एनर्जी बढ़ाऊंगा तो दोनों अल्टरनेटिव डेप्थ के बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा। तो कम कम करते जाओ, तो जितना कम करोगे, देखो फ्लो इधर भी पॉसिबल नहीं है। मैं इसको बैक करता हूँ, कहाँ से होगा ये बैक, रुको, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, बेटा कोशिश करते हैं इसको एग्जैक्टली। ठीक है, बस इसी तरीके से देखो, तो फ्लो जो पॉसिबल है सिर्फ इस लाइन के अलोंग पॉसिबल है। एनर्जी को अगर मैं कम करूं तो कहां तक कर सकता हूं, यहां तक कम कर सकता हूं, क्योंकि इससे इधर फ्लो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये आपकी मिनिमम एनर्जी होती है, और मिनिमम एनर्जी पे जो डेप्थ पॉसिबल है वो क्रिटिकल डेप्थ है। और इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैंने एनर्जी को डिक्रीज किया चैनल के अंदर, तो वो दोनों अल्टरनेट डेप्थ जो है मर्ज हो गई क्रिटिकल डेप्थ में, और ये मिनिमम एनर्जी पे जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी। यानी अगर मैं चैनल के अंदर मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करूं, मिनिमम एनर्जी का मतलब कम से कम एनर्जी जिसमें फ्लो पॉसिबल हो,
तो उस टाइम पे जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी। और ये भी ध्यान रखना, मिनिमम एनर्जी जिस समय हमें चैनल में देंगे और फ्लो पॉसिबल होगा, वो डिस्चार्ज, पर्टिकुलर डिस्चार्ज मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा उस चैनल के लिए, उससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं जा सकता उस चैनल में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ तुम्हें बता देता हूँ इसी कर्व के थ्रू। देखो YC नीचे Y2 ऊपर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो Y2 ग्रेटर देन YC है। और अभी हमने देखा था कि नॉर्मल डेप्थ अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ है तो इस लाइन के ऊपर जितना भी फ्लो है वो सब क्रिटिकल फ्लो है, और इस लाइन के नीचे जो भी फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट में देखोगे तो Y1 छोटा है YC से, और ये जो लाइन है इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्रिटिकल फ्लो वाली लाइन जो है जा रही है। तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से आप देख सकते हो, पीछे क्वेश्चन जो था अल्टरनेट डेप्थ किसे बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ टू डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इज नोन एज अल्टरनेट डेप्थ। इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, हैविंग सेम स्पेसिफिक फोर्स भी नहीं होगा, हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। तो डी इसका आंसर होने वाला है, डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन चैनल इज ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगुलर शेप विद साइड स्लोप 1 वर्टिकल एंड n हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ टू स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ विल बी। अच्छा, क्रिटिकल डेप्थ और स्पेसिफिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, ये तो सिंपल ही है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ज़रा देखो, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो तुम्हें क्रिटिकल एनर्जी अगर किसी भी चैनल की निकालनी है, चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, y प्लस इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूँ v स्क्वायर बाई 2g, राइट। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर तुम इसको देखो तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, q स्क्वायर g इक्वल टू AC क्यूब बाई TC। इसको q स्क्वायर को रहने दो, इससे a स्क्वायर नीचे लेके आओ, ठीक है। g यहाँ पे रखो, यहाँ क्या बचेगा AC बाई TC, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया वेलोसिटी, तो ये क्या बन रहा है AC बाई TC। पुट कर दो इसको यहाँ पे, तो y प्लस ये सीधा YC लिख देता हूँ क्योंकि क्रिटिकल के लिए है, क्या बन जाएगा AC बाई 2TC। क्रिटिकल एनर्जी अगर निकालनी है किसी भी चैनल में तो फॉर्मूला ये है, सब चैनल के लिए लग जाएगा। एरिया निकालो, टॉप विड्थ निकालो, काम खत्म, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में हमको दे रखा है ट्रायंगुलर चैनल, और ट्रायंगुलर चैनल का अगर मैं बात करूं, थोड़ी देर पहले मैंने एरिया निकाला था, वो था वहाँ पे m था, तो my स्क्वायर, और टॉप विड्थ क्या होती है 2my, ये होती है। पुट करके देखो इसके अंदर, तो जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्लियरली देखो, m से m गया, y से y गया, ठीक है ना। तो नीचे यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे मैं पुट करूँगा, पुट कर देते हैं YC प्लस ये हो जाएगा MYC का स्क्वायर, और m ये n को मैंने m की फॉर्म में रखा है, ठीक है, 2 इंटू 2MYC, ठीक है। तो YC से एक YC गया, m से m गया, तो ये हो रहा है आपका YC EC इक्वल टू YC प्लस YC बाई 4। सॉल्व करोगे तो EC इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1, कितना हो जाएगा 5/4 YC। ये है आपका फॉर्मूला। तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, पर ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये याद होगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूँ ट्रायंगुलर चैनल की, तो ट्रायंगुलर चैनल के लिए EC होता है 5/4 ऑफ YC। रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए होता है ये 3/2 ऑफ YC। ये दोनों ध्यान रखना, बार बार तुमको ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा पूछा होगा ना हमको। यहाँ पे देखो क्रिटिकल, अब इसी को मैं चेंज करके लिखता हूँ, देखो YC है ना, EC को उसके नीचे भेज दो, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा,
आंसर क्या हो जाएगा 4/5, तो आंसर विल बी सी। और आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बोल रहा है इन चैनल द बेड स्लोप चेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू स्टीप द GVF प्रोफाइल, ये जी होगा। अब यहाँ पे हमको ड्रॉ करना आना चाहिए भाई, ठीक है। तो हमने क्लास में देखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। माइल्ड स्लोप क्या है, कम, स्टीप स्लोप क्या है, ज़्यादा। ये हमने पीछे भी देख लिया, इतनी बार डिस्कशन में आ चुका है। मैंने तुम्हें बोला ध्यान रखना हमेशा, क्रिटिकल डेप्थ इंडिपेंडेंट होती है, क्रिटिकल डेप्थ कभी भी बेड स्लोप पे डिपेंड नहीं करती। तो ये CDL लाइन होगा, CDL लाइन, ये क्वेश्चन तुमको पूछा भी जाएगा। क्रिटिकल डेप्थ कभी भी बेड स्लोप पे डिपेंड नहीं करती है, नॉर्मल डेप्थ बेड स्लोप पे डिपेंड करती है। स्लोप कम, डेप्थ ज़्यादा, तो इसकी नॉर्मल डेप्थ होगी ऊपर, स्लोप ज़्यादा, नॉर्मल डेप्थ कम। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वाटर फ्लो करेगा तो वो फ्लो करता है NDL टू NDL, मतलब जब भी फ्लो प्रोफाइल बनानी है NDL टू NDL ही जाएगा। लेकिन बीच में अगर CDL आ जाए तो ये कंट्रोल सेक्शन की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल डेप्थ लाइन पे हमेशा एजम्प्टोड बनाते हुए ऐसे जाएगा, और यहाँ पे भी एजम्प्टोड बनाते हुए ऐसे जाएगा। एजम्प्टोड का मतलब है कि वो इन्फिनिटी पे जाके उसको टच करेगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NDL के ऊपर रीजन 1, यहाँ पे रीजन 2, यहाँ पे रीजन 3, तो ये क्या बन गया, किसमें पानी की प्रोफाइल है, M2। यहाँ पे भी क्या होता है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो यहाँ पे क्या है, S2। तो इसका आंसर होगा M2S2 प्रोफाइल, इसका आंसर होगा M2S2 प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें जो है बहुत सारे कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। ब्रेक इन ग्रेड्स बने हुए हैं, उन पॉइंट्स के थ्रू मुझे ये पता होना चाहिए कि पानी NDL को कैसे टच करेगा, CDL लाइन को कैसे टच करेगा, बेड स्लोप को कैसे टच करेगा, ये सारा हमको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, रीजन 1 कहाँ पे होगा, रीजन 2 कहाँ पे होगा, रीजन 3 कहाँ पे होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने बता दिया तो मैं ड्रॉ करके, तो ये है। बाकी अगर आपको बिल्कुल डिटेल नॉलेज चाहिए अच्छे से, तो आप हमारा बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताई जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो विद द डेप्थ ऑफ 0.6 एंड फ्राउड नंबर 2 इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, सब कुछ तो दे दिया इन्होंने। नहीं, ये इसमें भाई फ्राउड नंबर दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे चेक करो, E = होता क्या है, y + v²/2g। फ्राउड नंबर दे रखा है हमको, तो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला बता रखा है तुम्हें, v√। रेक्टेंगुलर के लिए जब भी करोगे ना, तो देखो रेक्टेंगुलर का हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होगा, a/t। एरिया क्या होता है, b × y। टॉप विड्थ क्या होती है, b काटो तो y आएगा, तो ये बन जाता है gy। तो मैंने रेक्टेंगुलर के हिसाब से लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर के हिसाब से जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है भाई, तो ये भी याद रखना। फ्राउड नंबर फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा v²gy, राइट। हमारे पास v/g है, तो v/g को अकेले करो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा f²y = v²/g। इसको पुट कर दो वहाँ पे, तो ये हो जाएगा y + fr² y / 2। ये हो जाएगा, यही पूछा है ना। फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ 0.6 फ्राउड नंबर 2 स्पेसिफिक एनर्जी निकाल लो। डेप्थ कितना दे रखा है, 0.6, फ्राउड नंबर 2 का स्क्वायर, y कितना है, 0.6 / 2, तो 2 × 2 = 4। अच्छा सीधा काट दो ना, ये कट गया, ये कितना बन जाएगा, 2 × 0.6, 1.2 + 0.6 कितना हो जाएगा, 1.8। तो एनर्जी होगी 1.8। इस तरीके क्वेश्चन डायरेक्ट AEJ में पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन की नीड ज़्यादा हमको है नहीं उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ चेज़िस कोफिशिएंट R। तो देखो हमें डायमेंशन बतानी है, बहुत ही सिंपल है। देखो चेज़िस फार्मूला, वेलोसिटी का चेज़िस फार्मूला होता है c√r/s0। ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है। c चेज़िस कांस्टेंट है, r हाइड्रोलिक रेडियस है, बेड स्लोप है, और इस c की वैल्यू जो होती है वो होती है 8g/f। 8g/f। तो पहला तो ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट पूछ लेगा, ध्यान रखना। अब 8 कांस्टेंट है, f जो है तुम्हारा कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फैक्टर है अपना, g क्या है, इसकी यूनिट होती है। तो अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंटों को छोड़ दो, g हो जाएगा L
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रूट हटाओ, रूट हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, हाफ, ये क्या बन जाएगा टी, ऊपर लेके जाओ इसको तो ये बन जाएगा एल की पावर हाफ टी की पावर -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर होगा डी, यस डी। लो 16th क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अब ये क्वेश्चन है भाई, देखो ये क्या बोल रहा है, ट्रेपेजॉइडल चैनल है, बेस विड्थ इसकी 5 है, बेस विड्थ इसकी 5 है, एंड साइड स्लोप 2:1 वर्टिकल, कन्वेज वाटर विद अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर एट अ वेलोसिटी, इतना दे रखा है, द फ्लो इन द चैनल विल बी। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन होगा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्राउड नंबर कैलकुलेट करना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या आपका फ्लो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखिए जरा, चैनल कैसा है, ट्रेपेजॉइडल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें डेप्थ दे रखी है क्या, ट्रेपेजॉइडल बेस विड्थ दे रखी है ना, डेप्थ दे रखी है 1, ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, बेस विड्थ क्या है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, साइड स्लोप कितना है 1:2, 1:2, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 मीटर हो जाएगा, ये 5 मीटर ऑलरेडी है, ये 2 मीटर हो जाएगा। ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 2 + 5 + 2 कितना हो जाएगा 9 + 5, पैरेलल साइड ये है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 9 + 14 हो गया, 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि फ्राउड नंबर जो होता है हमारा, फ्राउड नंबर से ही पता चलेगा ना, तो वो क्या होता है V/GA/T। ए तो मैंने निकाल दिया, टी भी मुझे पता है। टॉप विड्थ अगर तुम देखने चाहोगे तो 2 + 5 + 2 कितना हो जाएगा 9, निकाल दिया मैंने सब कुछ, रख दो इसके अंदर। वेलोसिटी तुमको दे रखी है, कितना है 3.13, जी कितना है 9.81, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर तुम चेक करोगे, भाई ध्यान से सुनना, 9 से ये 9 चला जाएगा ऑलमोस्ट, मैं एलिमिनेशन के हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है, ये चला जाएगा, लगभग वैल्यू जो है 1 मान लो, चलो ये 7 है। ठीक है, 3 3 जा कितना होता है 9 ना, तो 7 3 से तो कम ही होगा। अगर ये 3 से कम है, ऊपर 3.13 है, तो 1 से ऊपर ही आएगी इसकी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे। और ऐसे ही करना है एग्जाम में, वहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तुम। रफ आइडिया यही है कि ऑलमोस्ट ये जो है इससे कट जाएगा। ठीक है, अगर कट गया, मान लो तुम मल्टीप्लाई भी कर दो, अगर ये समथिंग आ भी रहा है, तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा ये। और अगर 8 का अंडर रूट करोगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 से नीचे ही वैल्यू होगी। तो अगर नीचे की वैल्यू 3 से नीचे, ऊपर 3 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा होगा हमेशा। लेकिन जब तुम इसको एग्जैक्ट सॉल्व करोगे, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये आ रही है 1.11, देखो उतना ही आ रहा है। तो अगर 1.11 तुम्हें पता है ग्रेटर देन 1 है, और जब भी आपका फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, तो फ्लो क्या होता है सुपर क्रिटिकल। तो इसका आंसर क्या होगा सुपर क्रिटिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड, द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। अब ये देखो यार, तुम्हें पता है ना क्रिटिकल कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डेप्थ के लिए, वो होता है YC = Q²/G⁻⁴ आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो भाई, जो हमने पीछे देखा था। इससे भी एक ही फॉर्मूला याद रखो, इससे भी हो जाएगा। पर ये है ना कि फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में, आप इसमें भी पुट करोगे तब भी आ जाएगा। पर हमें जब ये दे रखा है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। क्यू, स्मॉल क्यू तुम्हें पता है स्मॉल क्यू क्या होता है? ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ये जो होता है आपका, ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। डिस्चार्ज कितना दे रखा है 10 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। जी कितना होता है 9.81 की पावर 1/3। अब 10 डिवाइडेड बाई 3 3.33 का स्क्वायर अगर आप करोगे, 3.33 का स्क्वायर आप करोगे
तो लगभग लगभग वही आएगा, क्या बोलते हैं आपका 9 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 के आसपास आएगा, तो 9 से थोड़ी बड़ी जा रही है वैल्यू, तो ये 9.81 ये भी है, ऑलमोस्ट ये 10-11 के आसपास होगा। डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 की पावर 1/3 लगभग 1 ही होता है, तो इसका करेक्टली आंसर जो है सीधा ये होगा। आप चाहे सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वही आएगा। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करोगे, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं भाई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ स्पेसिफिक एनर्जी इन ट्राइंगुलर चैनल इज ई, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ चैनल विल बी, यार ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ई सी इक्वल टू कितना होता है 5/4 ऑफ वाई सी, हमको वाई सी पूछा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ ई सी। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ ई सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर चैनल अल्टरनेट डेप्थ बोल रहा है, हमें स्पेसिफिक एनर्जी बतानी इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो देखो भाई, फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें 2 अल्टरनेटिव डेप्थ दे रखी हो और एनर्जी निकालनी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही रखना। y1 स्क्वायर y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। अब तुमको सब कुछ दे रखा है, वैल्यू रख दो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 यानी 3। तो ये तुम चेक करोगे तो ये कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 6 7 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6 होता ना, ये आएगा 2.33। सॉल्व करो, ये आएगा 2.33, सीधा डायरेक्ट हो रहा है, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज अ सर्टेन फ्लो फॉर विच अल्टरनेट डेप्थ आर फाउंड टू बी 3 मीटर 1 मीटर, द क्रिटिकल डेप्थ विल बी। अब अल्टरनेट डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ के बीच में भी जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है वाई सी का क्यूब 2y1 y2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। आई थिंक यही होता है फॉर्मूला, y1 स्क्वायर होगा, ये दोनों स्क्वायर होंगे, वैल्यू रख दो। तो अगर मैं लिखूं तो 2 y1 कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, तो ये कितना हो रहा है 9 18 डिवाइडेड बाय 4, 18 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 4.5 होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे वाई सी का क्यूब है, तो अगर वाई सी निकालोगे तो 4.5 की पावर 1/3। तो देखो भाई, यहाँ पे जो आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.65। तो आंसर होगा ये 1.65। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था जो ऊपर हमने लिखा था। अब आता है रिजिड बाउंड्री रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग बेड स्लोप 1/800 हैज विड्थ एंड डेप्थ दे रखी हमको 2 मीटर 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड द वैल्यू ऑफ चेजी इज कॉन्स्टेंट इज 60। द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल इज, तो डिस्चार्ज कितना होने वाला है भाई वो पूछ रहा है हमसे। तो यार हमको तो पीछे ही हमने देख लिया था, यहाँ पे देखो मैंने बोला था चेजीज फॉर्मूला जो वेलोसिटी के लिए होता है c√r/s0। डिस्चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा v इंटू ए, तो v इंटू ए क्या होता है c√r/s0 मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। अब चैनल कैसा है, रेक्टेंगुलर चैनल है। रेक्टेंगुलर चैनल में पानी की डेप्थ कितनी है, विड्थ 2 है, डेप्थ 1 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि r क्या होता है a बाई पी, पेरीमीटर 1 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो हाइड्रोलिक रेडियस निकाल ही दो पहले, a बाई पी करना है, तो a कितना है 2, नीचे है 4, तो आएगा 0.5 मीटर। पुट कर दो इसके अंदर, बाकी सब दिया हुआ है। c कितना है 60, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1/800 स्लोप मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है 2, यहाँ से डिस्चार्ज निकल जाएगा।
इसको सॉल्व करो, डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो डिस्चार्ज जो आएगा आपका वो आ रहा है 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका आंसर होगा ये। तो ये फॉर्मूला तो कभी मत भूलना, चेज़िस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी कैलकुलेशन। सेम रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला फिर ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू डिस्चार्ज। तो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रायंगुलर सेक्शन इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट व्हेन द वर्टेक्स एंगल इज, कितना होगा? तो यार यहाँ पे देखो, हमको पता है सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये हमारा ट्रायंगुलर चैनल है, ठीक है। ये हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल कब होगा, कब होगा? जरा ध्यान से देखो। ये वाला एंगल कितना होता है जब हम क्या करते हैं, इसका साइड स्लोप निकालते हैं ना, ये m, तो ये m की वैल्यू इसमें आती है 1, ये आती है 1, ठीक है। और 1 कब होता है? tan थीटा 1 कब होता है? tan थीटा 1 होता है जब tan 45 होगा। तो ये थीटा है, ये भी सॉरी, ये भी थीटा है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 45। ये 45 है और ये 45 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 90। तो इसका मतलब है ट्रायंगुलर सेक्शन हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। ये वर्टेक्स एंगल तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होता है। और हमेशा ध्यान रखना, जो ये वाला है परफेक्ट स्क्वायर जो होगा ना तुम्हारा, स्क्वायर के बीच में ये एंगल 90 होगा ना। अगर मैं किसी रोम्बस शेप को ऐसे डायगोनली कट कर दूं तो मेरे को जो चैनल मिलेगा वो तुम्हारा क्या होता है? ये सारी साइड 90 डिग्री होगी। वो हमारा क्या होता है? हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल। अब यहाँ पे मैंने कुछ रिजल्ट तुमको बता रखे हैं। यहाँ पे देखो, रेक्टेंगुलर चैनल में जो सबसे ज़्यादा पूछा था हाइड्रोलिक रेडियस कितनी होती है भाई? तो हाइड्रोलिक रेडियस जो आपकी रेक्टेंगुलर चैनल में होगी वो होगी y/2। इसको तो दिमाग में बिठा ही लो, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा आता है। हाइड्रोलिक रेडियस डेप्थ का हाफ। हाइड्रोलिक रेडियस ट्रेपीजॉइडल चैनल के केस में कितना होता है? y/2। ये कितना होता है? y/2√2, ठीक है। सेम अगर देखें तो ये स्क्वायर का हाफ होगा रेक्टेंगल, ऊपर जब देखोगे तो स्क्वायर का हाफ होगा। ट्रेपीजॉइडल आपका हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन होगा। ट्रायंगुलर वर्टेक्स एंगल अल्फा होगा। अगर तुम इसको देखोगे तो ये किसी रोम्बस शेप को अगर आप डायगोनली कट करोगे तो ये मिलेगा। ये रेगुलर हेक्सागन समझ रहे हो? रेगुलर हेक्सागन ये होता है जिसका इंटरनल एंगल 120 डिग्री होगा, सारे एंगल 120 डिग्री होंगे। और अगर स्क्वायर को तुम ऐसे विड्थ से काटोगे तो ये मिलेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है? जो ये डेप्थ है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ किसके बराबर होगी? विड्थ के बराबर होगी। ये विड्थ है तो ये इसके बराबर था, आधा हो गया ना। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया? y/2 इक्वल टू, सॉरी रुको, यहाँ पे देखो ये y आधा हो गया, ये डबल हो गया, तो वही है। मतलब b इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा? y इक्वल टू निकलेगा b/2। अगर ये साइड b है, ये भी b है, तो डेप्थ कितनी है? आधी, तो b/2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखोगे तो बाकी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो ईजिली। क्योंकि अगर इसको निकालने जाओगे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? b इंटू वाई। b अभी निकाला तुमने, b कितना होता है? 2y। तो जैसे एरिया निकालोगे ये क्या बन जाएगा? 2y²। टॉप ये पेरीमीटर निकालने जाओगे, पेरीमीटर होता क्या है? इसका by 2y प्लस b, 2y प्लस b। और अगर तुम देखो तो b तुमने निकाला हुआ है, अभी निकाला 2y, 2y कितना हो गया? 4y आ गया। सेम विड्थ भी निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे ये b 2y है तो ऊपर टॉप विड्थ भी क्या होगी? 2y। ये भी निकाल सकते हो। हाइड्रोलिक रेडियस भी निकाल सकते हो क्योंकि तुमने एरिया निकाल दिया। एरिया कितना था? 2y²। पेरीमीटर कितना है? 4y। कट गया, ये y/2 आ जाएगा। सीधा टॉप विड्थ भी निकाल सकते हो, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है पूरे यूनिट का। ये ध्यान रहेगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर्कुलर के केस में सेमी सर्कल होता है, वैल्यू नीचे मैंने लिखी हुई है। तो हाइड्रोलिक रेडियस हमेशा ध्यान होनी चाहिए, यही सबसे ज़्यादा पूछेगा और हो सकता है कि ये आपसे पूछा जाए।
अब नेक्स्ट है an open channel carries water with the velocity of this, the average bed shear stress is 1 Newton per meter square. तो ये बोल रहा है द चेजिस कोफिशिएंट C इज इक्वल टू। अब देखो यार, तुम्हें पता है शेयर स्ट्रेस, अगर वॉल शेयर स्ट्रेस निकालोगे, वॉल शेयर स्ट्रेस अगर आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ नॉट इक्वल टू गामा डब्ल्यू आर एस नॉट। क्या दे रखा है? टाउ दे रखा है, गामा डब्ल्यू हमको पता है, आर एस नॉट की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी दे रखी है ना, तो यहाँ देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो C अंडर रूट आर एस नॉट, इसका स्क्वायर करो V स्क्वायर C स्क्वायर आर एस नॉट, यहाँ से आर एस नॉट निकालो, आर एस नॉट निकालो, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, हो गया ओके। अब इसको पुट कर दो इसकी जगह, तो टाउ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू V स्क्वायर C स्क्वायर, हमको C निकालना है ना, गामा डब्ल्यू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ नॉट। तो यहाँ पे देखो C जब निकालोगे ये हो जाएगा अंडर रूट गामा डब्ल्यू V स्क्वायर टाउ नॉट। तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है भाई, 9810, V तुमको दे रखा है 0.605 का स्क्वायर, नीचे कितना है 1, सॉल्व करोगे तो ये 59.9 के आसपास आएगा और ये वैल्यू होगी 60। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 60, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द बेड पार्टिकल साइज इज D50, द नेचुरल ऑफ अ नेचुरल स्ट्रीम इज 2 mm, देन द बाय स्ट्रिकलर फार्मूला। अब ये फार्मूला भी कई बार पूछा था, स्ट्रिकलर फार्मूला किसके लिए यूज होता है? स्ट्रिकलर फार्मूला मेनिंग कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए, मेनिंग कांस्टेंट n को कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला होता है D50 की पावर 1/6 21.6। D50 हमको दे रखा है 2 mm की पावर 1/6 21.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये है ना 0.054 के आसपास आएगा। तो इनमें से कोई आंसर मैच कर नहीं रहा है, लेकिन हम मैक्सिमम वाला जो है टिक कर देंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ये। तो ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है स्ट्रिकलर फार्मूला, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में। तो D50 की पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 21.6, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप ऑफ GVF प्रोफाइल आर। अब ये तो हमने पीछे देखा था, कितनी होती है, M1 M2 M3 S1 S2 S3 C1 C3 H2 A2 H3 A3, 12 प्रोफाइल होती हैं सारी की सारी, मैंने पीछे तुम्हें बताया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 12। तो आंसर बच जाएगा आपका 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। 26th क्वेश्चन है आप लोगों का, द मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू अ सर्कुलर चैनल टेक्स प्लेस व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू। अब ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जनरली जब भी हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर चैनल हो, आपका ट्रेपेजॉइडल हो, आपका ट्राइंगुलर हो, तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को मिनिमम रखते हैं ताकि डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर चैनल के लिए मैक्सिमम हो। अब यहाँ पे जब सर्कुलर चैनल की बात आती है तो हम फिर दो चीज़ें देखते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू द चैनल किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जाएगी और मैक्सिमम डिस्चार्ज किस पर्टिकुलर जो है कंडीशन के लिए फ्लो करेगा। तो वही कंडीशन हमको पूछी हुई है। ये बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू अ सर्कुलर चैनल टेक्स प्लेस द डेप्थ ऑफ फ्लो इक्वल टू। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी। मैं कंडीशन भी लिख देता हूँ दोनों ही। तो पहले मैं लिखता हूँ कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, किसके लिए, सर्कुलर चैनल के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ सर्कुलर चैनल के लिए। किसके लिए, सर्कुलर। और ये दोनों ही कंडीशन आपको पूछी जाती है, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या पूछा है, डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू। तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है y, वो कितना होगा, वो होता है 0.81 ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो डायमीटर d, ठीक है। ये रहेगा आपका। अब इसमें हाइड्रोलिक रेडियस भी पूछ लेता है आपसे। तो हाइड्रोलिक रेडियस को हम किससे लिखते हैं, r से, और ये होगा 0.30 ऑफ d। तो ये दो कंडीशन होती है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए लिखूं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फ्लो करेगा, अब इसमें एंगल भी होता है, वो एंगल मैं लास्ट में लिख दूंगा।
तो अगर मैं बात करूं डेप्थ की, और यहाँ पे भी हाइड्रोलिक रेडियस, दो कंडीशंस आपकी होती हैं। तो जो डेप्थ की कंडीशन है वो होती है आपकी 0.95 ऑफ डी, डी यहाँ पे डायमीटर है, और ये होता है 0.29 ऑफ डी। ये दो कंडीशन चाहिए होती है भाई हमको, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। सर्कुलर चैनल किस तरीके का है, इस तरीके का है आपका, ठीक है। सर्कुलर चैनल किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है, जो आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके का कोई चैनल है। और इसमें मैं डेप्थ ऑफ फ्लो जो दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ। ये आपका थीटा है, ये आपका इधर थीटा है, ये हमारी डेप्थ है y, और ये हमारा डायमीटर है d। इसमें थीटा की कंडीशन भी मैं लिख देता हूं दोनों के लिए। तो इसके लिए जो थीटा की कंडीशन है वो है 128 डिग्री, 128.75 डिग्री। तो थीटा आपका इतना होना चाहिए। किस केस के लिए, जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए 128.75 डिग्री, और आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए थीटा होना चाहिए 154 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, ध्यान रखना है। तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया है। अगर सर्कुलर चैनल से मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए तो y आपका 0.81 टाइम्स ऑफ डायमीटर होना चाहिए, यानी 81% ऑफ डायमीटर होना चाहिए। सिमिलरली हाइड्रोलिक रेडियस देखो तो 30% ऑफ डायमीटर होना चाहिए। ये थीटा जो एंगल है 128.75 डिग्री होना चाहिए। अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज इस पर्टिकुलर सर्कुलर चैनल से फ्लो करवाना है तो उस समय y की कंडीशन 0.95 डी होगा, हाइड्रोलिक रेडियस 0.29 डी होगा, और थीटा आपका 154। ये सारी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर इसको चेंज करके रेडियन में पूछे तो आप इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो फिर, ठीक है। इसको आराम से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल has normal depth 1.45 meter when the discharge is 9.81 meter cube per second per meter, यानी स्मॉल क्यू दे रखा है। द स्लोप ऑफ द चैनल इज क्लासिफाइड एज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं देखूँ तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा yn हमको गिवन है क्वेश्चन में, और yn कितना है 1.45, ठीक है। अब मुझे YC कैलकुलेट करना है, क्योंकि कंपैरिजन करके ही पता चलेगा कौन सा स्लोप है। तो क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल का के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल क्यू स्क्वायर जी की पावर 1/3। क्यू हमको दे रखा है, ये अगर देखोगे तो ये डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ है। डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ही क्या होता है आपका स्मॉल क्यू। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 9.81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखो, एक पावर से तो एक पावर कट गई। अब तुम्हें पता है कि 8 का अगर मैं क्यूब रूट करूँगा तो वो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी। और एग्जैक्ट आप सॉल्व करोगे तो ऐसे रफ आइडिया लगाना है, 2 से ये ज़्यादा होगा तो YC बड़ा है YN से, और जब भी YC बड़ा होता है YN से तो हमारा स्लोप जो होता है वो स्टीप स्लोप होता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी आ रही है वो आ रही है 2.14। तो यहाँ पे सीधा ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे लगभग अगर 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। और 8 अब 8 से थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं क्यूब रूट करूँगा इस पर्टिकुलर वैल्यू को तो 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ये 2 से ज़्यादा है, ये हमको गिवन है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा स्लोप होगा, स्टीप स्लोप। तो मैं बताया था पहले ही कि भाई जब भी YC ग्रेटर देन होगा YN से हम क्या बोलेंगे, स्टीप स्लोप है, और जब भी YN ग्रेटर होगा YC से हम बोलेंगे माइल्ड स्लोप है, और जब YN बराबर होगा YC के तो हम बोलेंगे क्रिटिकल स्लोप है। ये हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। हाइड्रोलिक जंप फॉर्म इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल कैरिंग अ यूनिट डिस्चार्ज ऑफ 1.019 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। यहाँ पे भी स्मॉल क्यू दे रखा है। डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी है। द जंप इज क्लासिफाइड एज।
अब देखो, अब हाइड्रोलिक जंप का क्वेश्चन आ चुका है, और हाइड्रोलिक जंप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप जब भी आपको पूछी जाएगी तो इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके का रहता है, यही पूछता है कि इतना फ्राउड नंबर है और बताइए कि क्या आपकी किस टाइप की जंप है। ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहता है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं डेटा भी तुम्हें भी थोड़ी देर में बता दूंगा कि क्या है। तो पहले देखो, डिसाइड कैसे होगा, हमेशा जो अपस्ट्रीम फ्लो का जो फ्राउड नंबर होता है उससे डिसाइड होता है कि आपका जो जंप है वो किस तरीके की। तो फ्राउड नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं v/√gy से, राइट। अब हमको दिया क्या क्या है, v दे रखा है, ठीक है, नहीं v नहीं, ये तो डिस्चार्ज दे रखा है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करो इसको, आप इजीली चेंज कर सकते हो। इसका स्क्वायर करो पहले, ये हो जाएगा v²gy, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया, रेक्टेंगुलर चैनल है तो एरिया क्या बन जाएगा, b इंटू वाई। तो ये हो जाएगा q² b² g, y² था और एक y ये है y³। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करो तो ये q² बाई b² क्या बन जाएगा, स्मॉल q² g y³। बस सारी चीज़ें दी हुई है, q आपको दे रखा है, y आपको दे रखा है, वैल्यू पुट करो, फ्राउड नंबर निकालो। तो यहाँ पे जैसे ही हम फ्राउड नंबर कैलकुलेट करेंगे, q कितना दे रखा है हमको 1.019 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। तो इसका क्या है स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है 9.81। अब इसको देखो, ये mm में दे रखा है, मीटर में चेंज करो इसको, 0.1019 का क्यूब। जब आप, और यहाँ पे स्क्वायर है, जब आप यहाँ पे फ्राउड नंबर कैलकुलेट करोगे तो इसको सॉल्व करके देखना, फ्राउड नंबर जो है आपका वो आएगा 9.9 के आसपास। वैसे मैं स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है फ्राउड का स्क्वायर आएगा 98.17। और जब आप यहाँ से FR कैलकुलेट करोगे तो 9.9 के आसपास आएगा। अब बात करते हैं कि 9.9 पे आपका जो जंप है वो किस तरीके की होगी, ठीक है। तो ये जंप जो होगी आपकी, ये होगी स्ट्रॉन्ग जंप, ठीक है जी। कैसी होगी स्ट्रॉन्ग जंप। अब देखो कैसे क्लासिफाई करना है, तो यहां पे देखिए जरा, टाइप ऑफ जंप। अगर अंडुलर जंप है, फ्राउड नंबर 1 से 1.7 होगा, एनर्जी लॉस 0 होगा। वीक जंप है तो 1.7 से 2.5 आपका फ्राउड नंबर होता है, तो डायरेक्ट बोलेगा कि 2 फ्राउड नंबर है, बताओ कौन सी जंप है, वीक जंप। फिर 5 से 18% तक आपको एनर्जी लॉस देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट है ऑसिलेटिंग जंप। ऑसिलेटिंग जंप के लिए 2.5 से 4.5 के बीच में आपका फ्राउड नंबर रहता है, आपका लॉसेस 45% तक हो सकते हैं। अब ये एनर्जी लॉसेस क्या है, देखो यहाँ पे कुछ एनर्जी है और यहाँ पे कुछ एनर्जी है, ठीक है ना। जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा v1²/2g, यहाँ पे क्या होगा v2²/2g। अब जब भी आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रही है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रहा है। इंटरमिक्सिंग किसका, पार्टिकल का, जो फ्लो पार्टिकल्स है उनका। तो इस इंटरमिक्सिंग की वजह से, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा ही होगा। तो जो ये एनर्जी लॉस है आपका, हम इसकी बात कर रहे हैं कि कितना एनर्जी लॉस होने वाला है, तो ये होगा आपका EL इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तो जो ये एनर्जी लॉस है ये कितना होगा आपका, ये 45% तक रहेगा इस केस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेडी जंप का जो फ्राउड नंबर है 4.5 से 9 तक रहेगा, और आपका एनर्जी लॉसेस 70% तक हो सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग, और जिसको हम चॉपी जंप भी बोलते हैं, कई बार ये पूछा जाता है, स्ट्रॉन्ग जंप इज ऑल्सो नोन एज चॉपी जंप। तो इसमें जो आपका फ्राउड नंबर है दैट विल बी ग्रेटर देन 9, और इसमें हमारा एनर्जी लॉसेस जो है वो 90% तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। कैसा जंप था हमारा आया था स्ट्रॉन्ग जंप, क्योंकि हमारा फ्राउड नंबर किसके बीच में लाई कर रहा था, वो 9 से ज़्यादा था। तो 9 से जब भी होगा ज़्यादा तो आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग जंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो अभी मैं तुमको कुछ पीछे जो है वो बता रहा था, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं फिर से, ज़रा ध्यान से देखना।
ये है आपका सरफेस और यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप। और 2-3 चीज़ें मैं यहीं पे तुम्हें बता दूंगा। हाइड्रोलिक जंप किस तरीके से होगी, ऐसा होगा फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो आपको एब्रप्टली चेंज करता हुआ दिखाई देगा। ये y1 डेप्थ है, ये आपका y2 डेप्थ है, राइट, ओके। और अगर मैं एनर्जी लाइन देखूं तो एनर्जी लाइन कैसी जानी चाहिए, इस तरीके से स्ट्रेट जानी चाहिए, राइट। यहाँ पे जो वेलोसिटी है v1² / 2g, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v2² / 2g। बट क्या दिखेगा तुमको, क्योंकि यहाँ पे जंप फॉर्म हुई है तो जंप की वजह से आपको इंटरमिक्सिंग देखने को मिलेगी फ्लो की, और हाईली टर्बुलेंट फ्लो कॉज करेगा एनर्जी लॉस। तो जो ये एनर्जी लॉस है, ये एनर्जी इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या है आपकी एनर्जी E1। अब ये क्या होगी एनर्जी E2, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, डेप्थ प्लस काइनेटिक हेड, डेप्थ प्लस काइनेटिक हेड। अब जो फाइनल लाइन आपको दिखेगी, क्योंकि इस इंटरमिक्सिंग की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ड्रॉप देखने को मिलेगा, और जो ये हुआ है यही आपका एनर्जी लॉस है। और ये एनर्जी लॉस क्या होगा, E1 - E2, E1 - E2। अब यही हमको पूछ रहा है कि ये डेल्टा E कितना होता है। तो आप एनर्जी की दोनों इक्वेशन पुट करके जब भी फाइनल निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 y1 y2। ये कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो होगा A, ठीक है। अब और चीज़ क्या पूछेगा यहाँ से, देखो डेप्थ कम है और हमने पीछे पढ़ा था कि डेप्थ जब भी कम रहती है स्टीप स्लोप पे होती है, तो यहाँ पे फ्लो क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो। क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो। और डेप्थ जब भी ज़्यादा होती है हमेशा माइल्ड स्लोप पे होती है। माइल्ड स्लोप पे फ्लो कौन सा रहता है, सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि व्हेन सब सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट सब क्रिटिकल फ्लो हाइड्रोलिक जंप विल फॉर्म। क्या फॉर्म होगी, हाइड्रोलिक जंप। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब जो y2 - y1, जो ये y2 डेप्थ दिख रही है, y1 दिख रहा है, इसमें अगर मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं y2 में से y1 को, तो ये देगा आपको हाइट ऑफ जंप। ये भी आपको ध्यान रखना है। y1 आपका प्री जंप डेप्थ है, y2 आपका पोस्ट जंप डेप्थ है। और जनरली अगर मुझे लेंथ ऑफ जंप निकालनी है, यहाँ तक हमारी क्या हो गई थी, हाइट ऑफ जंप। और अगर जनरली मुझे लेंथ ऑफ जंप निकालनी है तो लेंथ ऑफ जंप यहाँ से लेके कहीं यहाँ तक आपका आ रहा है ना, तो ये जनरली होता है 6 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ जंप। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो बहुत सारा डेटा मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया कि सुपर क्रिटिकल फ्लो जब मीट करता है सब क्रिटिकल फ्लो को हाइड्रोलिक जंप विल फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, प्री जंप डेप्थ, पोस्ट जंप डेप्थ, एनर्जी यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, और इंटरमिक्सिंग की वजह से आपको कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस दिखेगा। वो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। हाइट ऑफ जंप कैसे निकालेंगे, y2 - y1। हाइट ऑफ जंप अगर आपको पता है तो आप लेंथ ऑफ जंप निकाल सकते हो, 6 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ जंप ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आता है द वैल्यू ऑफ रिगोसिटी कोफिशिएंट फॉर लाइंड चैनल विद स्ट्रेट अलाइनमेंट फॉर द कंक्रीट विद सरफेस एज ट्रैवल फ्लोट फिनिश। तो देखो कंक्रीट चैनल के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका जो वैल्यू है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वो होता है 0.015 से 0.018 तक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो मैंने वैल्यू भी लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। अब देखो मेनिंग्स इक्वेशन फॉर वेलोसिटी कौन सी होती है, v = 1/n r⁻² 2/3 s0 की पावर हाफ। r आपका जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, a/p, s0 आपका बेड स्लोप है, ये n आपका मेनिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना डिस्चार्ज इन ओपन चैनल फ्लो जो है मेजर करते हैं वेंचुरी फ्लूम से। तो यहाँ पे हमको कॉन्क्रीट लाइन चैनल बोला हुआ था, तो 0.015 से 0.018 तक की मैंने वैल्यू लिखी है। और भी सारी यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रही होंगी, आप चाहो तो इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, ताकि जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल डेप्थ एट अ सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 1.5, द स्पेसिफिक एनर्जी एट दैट सेक्शन इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो रेक्टेंगुलर चैनल का हमने पीछे भी देख लिया था। क्या, देखिए जरा, EC = होता है 3/2 ऑफ YC, ठीक है। किसके लिए, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। हमको क्या पूछा हुआ है, द स्पेसिफिक एनर्जी ही पूछा हुआ है ना, तो 3/2 YC, क्रिटिकल डेप्थ कितनी है 1.5। तो जब भी आप क्या करोगे 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो आएगा 2.25,
मीटर। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो आपका क्रिटिकल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमने पीछे देखा भी था भाई, मोस्ट एफिशिएंट। ये बोल रहा है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन विल बी मोस्ट एफिशिएंट व्हेन, कब होगा। तो ये कंडीशन मैंने पूरी बताई थी, ये बोला हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डेप्थ। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोलिक रेडियस डेप्थ का हाफ होता है। ये मैंने टेबल तुमको पीछे दिखाया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो आपको टेबल ध्यान रखनी है जो मैंने पीछे तुमको बताई थी टेबल, ये तो बिल्कुल भूलो मत कभी भी। ये टेबल जो है, ये टेबल याद रहेगी तो वैसे आप यूनिफॉर्म फ्लो के सारे ही ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कर लोगे। देखो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, डेप्थ बाय 2। सेम ट्रेपीजॉइडल के लिए भी होता है, ट्रायंगुलर के लिए होता है y बाय 2√2। तो ये ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके बाद, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू चैनल सेक्शन आर एज फॉलोज। तो ये तो हमने पीछे देखा हुआ है यार, ये तो मैंने तुम्हें पूरा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बना के बताया था, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ऐसा हमारा कर्व जा रहा था ना। अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है EC, इस पे जो डेप्थ होगी वो होगी YC। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मिनिमम, ये कौन सी है, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी पे जो डेप्थ होती है वो होती है क्रिटिकल डेप्थ, और उस टाइम पे जो पर्टिकुलर डिस्चार्ज फ्लो हो रहा होगा चैनल में वो उस चैनल का मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज, सही बात है। द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, सही बात है। फ्राउड नंबर 1 होता है, बिल्कुल जब क्रिटिकल फ्लो होता है, तो क्रिटिकल फ्लो के लिए बताया था ना तुमको, फ्राउड नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ हाइड्रोलिक जंप अकर व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन ग्रेड। अब ये देखो यार, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, जब भी तुम देखोगे हाइड्रोलिक जंप बनेगी कब, बनेगी कब, जब इस तरीके का स्लोप है आपका, ये वियर बना हुआ है यहाँ पे, ये जा रहा है आपका फ्लो, और जैसे ही वाटर यहाँ से ड्रॉप करेगा, एनर्जी डिसिपेशन के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जंप बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोलिक जंप है। तो आपको क्या दिख रहा है, एब्रप्ट चेंज इन डेप्थ ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर एब्रप्ट चेंज आपको डेप्थ का दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब इसको अगर देखो तो ये कब बनेगा, ध्यान से देखना, जब इस तरीके से आपका स्टीप स्लोप होगा और आगे माइल्ड स्लोप है। तो जब भी वाटर, ये कैसा है, ये स्टीप स्लोप है, ये क्या है, माइल्ड स्लोप है, हल्का सा। जब भी यहाँ से वाटर गिरेगा तो क्या बनेगी, हाइड्रोलिक जंप। तो ब्रेकिंग ग्रेड के अकॉर्डिंग जो स्टीप स्लोप टू माइल्ड स्लोप जब भी जाएगा, हाइड्रोलिक जंप विल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रोलिकली मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन फॉर ओपन चैनल विल बी कैरिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल सही बात है, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज हो उससे जा रहा होगा। फॉर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया हाइड्रोलिक रेडियस इज मैक्सिमम व्हेन द वेटेड पैरामीटर इज मिनिमम। बिल्कुल सही बात है, मिनिमम पैरीमीटर रहेगा तो आर इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू एरिया बाय पैरीमीटर। पैरीमीटर मिनिमम है तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब जो है इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, मोस्ट एफिशिएंट के लिए बोल रहा है द टॉप विड्थ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड स्लोप, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, द शेप इज हाफ ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, द डेप्थ मस्ट नॉट बी इक्वल टू टॉप विड्थ। ये देखो भाई, अब तुम जब भी इसका आंसर जो होगा डी होगा, नॉट बोल रहे हो। ये पहली बात तो बिल्कुल सही है। जब ट्रेपीजॉइडल चैनल हम देखते हैं भाई, यहाँ पे देखो, ये ट्रेपीजॉइडल चैनल हम जब भी देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो ये टॉप विड्थ है ना हमारी, ये टॉप विड्थ है, ये जो साइड स्लोप की लेंथ दिख रही है आपको इधर और इधर, ये साइड स्लोप की जो लेंथ है एल, ये टॉप विड्थ किसके बराबर होगा, ये L प्लस एल के बराबर होगा। जो साइड स्लोप की लेंथ है वो आपका जो टॉप विड्थ होती है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, उसके बराबर होता है। दूसरा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R किसके बराबर होगा, डेप्थ बाय 2 के। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है द शेप ऑफ
जो मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है वो रेगुलर हेक्सागन जो होता है हमारा उसका हाफ होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब हम एंगल निकालते हैं ना तो ये वाला एंगल कितना होता है 120 डिग्री, ये कितना होता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो हर जगह पे आप चेक करोगे तो 120 डिग्री होता है रेगुलर हेक्सागन में। तो जब तुम इसको काटोगे बिल्कुल 20 से तो हमारा जो है एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो है निकलेगा उसमें से। तो इसका आंसर है नॉट, बोल रहा था नॉट ट्रू, तो ये वाला जो है नॉट ट्रू होगा। द टाइप ऑफ जंप फॉर्म व्हेन इनिशियल फ्राउड नंबर लाइज बिटवीन 2.5 to 4.5। अब ये थोड़ी देर पहले ही तुमको मैंने बताया था कि कौन सी जंप होगी, तो इसका आंसर जो होगा भाई वो होगा ऑसिलेटिंग जंप। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑसिलेटिंग जंप। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था ये, तो इसका आंसर होगा ऑसिलेटिंग जंप। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल इज 16.48, फ्राउड नंबर इज। अब देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या यूज होता है जरा यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ तुमको। सीक्वेंट डेप्थ का जो भी रेशियो होगा वो कैसे लिखा जाता है? हाफ ऑफ 1 माइनस प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR1 का, यहाँ पे 2 है ना नीचे तो 2 होगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, ये होगा आपका फॉर्मूला। अब हमको सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो तो दे रखा है, कितना है 16.48, ये कितना है हाफ, ये कितना है -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR2 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो उसको पलट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो फ्राउड नंबर ही निकालना है मेनली। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे y2 y1 ऐसे भी रख सकते हो आप, और जब नीचे y1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 16.48 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा +1, इसको इधर क्या कर दो फिर स्क्वायर, क्योंकि रूट मैंने खोल दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें से -1 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 8 कर दो, और यहाँ पे क्या रहेगा FR2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, FR2 का स्क्वायर जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा वो होगा 12, एग्जैक्टली 12 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना इसको। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट तुमको पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। सीक्वेंट डेप्थ और फ्राउड नंबर का रिलेशनशिप किससे डिनोट होता है? इससे डिनोट होता है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो ये फॉर्मूला है, आप इजीली इस कैलकुलेशन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है द डेवलपमेंट ऑफ सर्जेज इन ओपन चैनल इज। अब सर्ज जहाँ पे बनता है भाई देखो, सर्ज हमेशा ध्यान रखना, सर्ज कब बनेगा? जैसे मान लो ये आपका गेट है, ये पहले ओपन था। जब ये गेट ओपन था तो फ्लो किस तरीके से रहेगा? यहाँ से जा रहा था आपका हाइड्रोलिक जंप बन के इस तरीके से। आपने सडनली इस गेट को क्लोज कर दिया, जैसे ही ये क्लोज होगा अब ये पानी टकराएगा और यहाँ पे ऐसी सर्जेज बनेंगी। तो सडन क्लोजर ऑफ गेट से सर्जेज बनती हैं, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? शॉर्ट डेप्थ में एकदम से, शॉर्ट डिस्टेंस पे एकदम से डेप्थ चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम ये किस में बोलेंगे इसको? हमेशा रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, ग्रेजुअली क्या होता है? जब डेप्थ धीरे धीरे चेंज करती है, तो जब डेप्थ धीरे धीरे चेंज करती है ओवर द लॉन्ग स्ट्रेच, तो हम उसे बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। रैपिडली क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर आपकी डेप्थ एब्रप्टली चेंज कर रही है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक जंप the flow depth is 0.4 and 0.5 meter at the upstream and downstream respectively. The channel is wide rectangular channel. The discharge per unit width निकालने को बोल रहा है हमको। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2q स्क्वायर बाई जी इक्वल टू y1 y2 y1 प्लस y2 दे रखा, हमें q निकालना है भाई, ये क्यू स्क्वायर निकालना है। तो मैं 2 नीचे लेके जाऊंगा, कितना है 0.5 इंटू 0.4 ब्रैकेट में
0.5 प्लस 0.4 जी मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 9.81, 2 नीचे लेके आऊँगा। अब इस स्क्वायर को हटा दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर हाफ हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.94 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो है हमको दिया हुआ था मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला है। तो हाइड्रोलिक जंप में 3 ही फॉर्मूले हैं। कौन से? एक ये है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था सीक्वेंट डेप्थ वाला, y2 बाई y1 हाफ ब्रैकेट में -1 प्लस 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा ये हो गया। और एक वो एनर्जी लॉस वाला फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4y1 y2। ये 3 फार्मूले ही होते हैं हाइड्रोलिक जंप में, और यही 3 फार्मूले बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू मैंने जो है सारे OCF के हर एक पॉइंट को जो है डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, और जिस जगह पे अगर आपको न्यूमेरिकल थोड़ा टफ लग रहा है तो वहाँ पे फॉर्मूले पे फोकस करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। और मैंने पीछे ट्रिक्स भी बताई हैं आपको कि भाई आप किस तरीके से एक ऑन एन एवरेज वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि AJ में जो ऑप्शंस होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे, तो आप क्लियरली आंसर कर सकते हो। मैंने पीछे तरीके भी बताए हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो। और ये भी बता देना कि नेक्स्ट मैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो है वो वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।